हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CGPSC क्लासरूम में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर ऑफ मार्च 2021। ठीक है, 2021 के मार्च के महीने का करंट अफेयर का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट भी बना रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो करंट अफेयर मैं अभी पढ़ाऊँगा इसके ऊपर मैं क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के लिए अपने टेलीग्राम चैनल में डालूँगा। तो आप लोग उस क्वेश्चन आंसर को अगर परफॉर्म करना चाहते हैं, टेस्ट को देना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। लिंक डिस्क्रिप्शन को बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ई परिवहन का शुभारंभ। ठीक है, ई परिवहन, सबसे पहले ई परिवहन क्या होता है तो आप लोग देख सकते हैं जिसमें जो परिवहन है, परिवहन किससे होता है? गाड़ी मोटर से जुड़ा होता है। अब गाड़ी मोटर से जुड़ा है तो इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले ई परिवहन का क्या था, मतलब क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट, ये सब क्या मिलेंगे? ये ऑनलाइन मिलेंगे, पेपरलेस मिलेंगे। तो इसके लिए किया गया था। अब क्वेश्चन आता है ये कहाँ किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका वो शुभारंभ हिमाचल प्रदेश में हुआ। अब हिमाचल प्रदेश में हुआ तो और क्या जानना चाहिए? हिमाचल प्रदेश के CM कौन है? तो उनका CM है जयराम ठाकुर, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो किया, उसके बाद और क्या हुआ है हिमाचल प्रदेश में? व्यापार सुगमता सूचकांक। ठीक है, ये व्यापार सुगमता सूचकांक है, मतलब किसी भी राज्य में कितने आसानी से व्यापार को किया जा सकता है। तो उस सूचकांक में जो हिमाचल प्रदेश का नंबर पहले 16वां था, अब 16वें से 7वें नंबर में आ गया। और याद रखिए फ्रेंड, ये 2019 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 2019 में क्या 2000 पहले ये था 7वें नंबर पे, अब ये 16वें नंबर में पहले था, अब ये 7वें नंबर में आ गया 2019 में। अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ का क्या नंबर है? व्यापार सुगमता सूचकांक में छत्तीसगढ़ का नंबर क्या था? तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो नंबर है वो 6th है। ठीक है, मतलब हिमाचल प्रदेश से पहले है, और पहले भी छत्तीसगढ़ का नंबर 6th ही था 2019 से पहले। ठीक है, तो ये याद रखिए आप लोग। और उसके बाद देखिए आगे क्या है, राज्य सरकार ने इससे पहले ई विधानसभा, ई बजट और ई कैबिनेट, ठीक है, ये तीनों स्टार्ट किया था। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी ने। ठीक है, क्या है? ई विधानसभा, ई बजट और ई कैबिनेट। ठीक है, और अब इसी दिशा में उठाया गया कदम है ई परिवहन। तो जितना भी परिवहन से रिलेटेड जो काम होंगे, ठीक है, लाइसेंस बनवाना, पंजीकरण करना, परमिट करना, ये सब कैसे होंगे? ऑनलाइन होंगे। ठीक है, पेपरलेस सुविधा प्रदान किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट है माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना। सबसे पहले माँ बमलेश्वरी देवी कहाँ पे है? ये आप सबको पता होगा। ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिला में है। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है? ठीक है, इसका विकास में क्या क्या किया है? तो इसमें देख सकते हैं इस परियोजना के अंतर्गत तीर्थ यात्रा, सबसे पहले तीर्थ यात्रा से संबंधित है। तो तीर्थ यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों को मतलब साथ देना है। तो इसमें क्या है? जैसे श्रीयंत्र के आकार का प्रतिष्ठित इमारत, सीढ़ियों का निर्माण, शेड, पैदल मार्ग, आसपास के इलाकों में रोशनी की व्यवस्था, झील का किनारा व अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के साथ पार्किंग स्थल का विकास करना है। ठीक है, ये विकास है, एक्चुअली में ये विकास करना है। ठीक है, और माँ बमलेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? प्रज्ञागिरी पर्वत में है। ठीक है, तो कई बार ये भी पूछा जाता है। तो ये सभी जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करना है इस योजना के अंतर्गत। अच्छा, अब इस योजना का शुरुआत किसने किया था? विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय अभियान, ठीक है, प्रसाद। ठीक है, कब हुआ था? 2 मार्च 2021 को केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने वर्चुअल माध्यम से, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। और क्या है इसके अतिरिक्त? और आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे है इस योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचागत विकास जैसे सड़क, रेल और जल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। अंतिम हिस्से तक संपर्क, ठीक है, सूचना केंद्र, ATM, किसी को पैसे को प्रॉब्लम ना हो इसके लिए ATM, मुद्रा विनिमय मतलब मुद्रा का एक्सचेंज, या बुनियादी पर्यटन सुविधाओं, आवागमन के पर्यावरण अनुकूल साधन, ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत में इलाके का प्रकाश। ठीक है, ये ऊपर मैं बता चुका हूँ, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। पार्किंग, पीने का पानी, ठीक है, शौचालय, सार्वजनिक सुविधा, क्लॉक रूम, ठीक है, प्रतीक्षा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, शिल्प बाजार, ठीक है, ये सब कुछ, जलपान,
वर्षा से बचाने के लिए शेड, दूरसंचार सुविधा, इंटरनेट संपर्क आदि का विकास शामिल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ है जिसके अंदर ये सारा कुछ किया जाएगा, ठीक है। और इससे पहले जो योजनाएं जो कि पूरी हुई है वो कौन कौन सा है? एक तो सोमनाथ में है, मथुरा, तमिलनाडु और बिहार में 2-2 परियोजनाएं शुरू मतलब कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण की गई है। और क्या है? बनारस, और है ये है गुरुवायूर और अमरावती और कामाख्या और अमृतसर में एक एक परियोजना शामिल है जो कि ये पूर्ण किया जा चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ई कुबेर भुगतान प्रणाली, ठीक है। तो सबसे पहले ये ई कुबेर ये शुरू कहाँ हुआ? तो देखिए ई कुबेर सबसे पहले शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और किसने शुरू किया? आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की कुबेर प्रणाली जो शुरू हुई है वो कब हुई? 18 फरवरी 2021, ठीक है। डेट तो आई थिंक नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखिए। अच्छा, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कर्मचारियों को जो वेतन और पेंशन भोगियों की पेंशन जो है वो सरकार भुगतान आरबीआई के ई कुबेर के माध्यम से किए जाएंगे, ठीक है। ई कुबेर के माध्यम से ही वेतन और पेंशन भोगियों को पेंशन जो मिलेगा वो ई कुबेर के माध्यम से मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और प्रदेश जम्मू कश्मीर ई कुबेर प्रणाली का वर्जन 2.9 लागू करने वाला ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। और इस प्रणाली में एक समय में 50,000 रुपये का लेन देन करने में सक्षम है, ठीक है। नेक्स्ट है काला नमक चावल उत्सव, ठीक है। सबसे पहले ये पूछा जाता है काला नमक चावल उत्सव कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सिद्धार्थनगर में, ठीक है। अब सिद्धार्थनगर कहाँ है? सिद्धार्थनगर है यूपी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिए, काला नमक चावल उत्सव। और यहाँ पे दिया हुआ है जैसे झांसी की स्ट्रॉबेरी, ये पूछा जा सकता है स्ट्रॉबेरी उत्सव कहाँ हुआ था? तो झांसी में। और लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में गुड़ महोत्सव हुआ है, ठीक है। तो इनको भी याद रखिए। और इसके बाद 3 दिवसीय काला नमक चावल का महोत्सव आयोजित किया गया सिद्धार्थनगर यूपी में। अच्छा, अब इसका मकसद क्या है? महोत्सव में आने वाले लोग काला नमक चावल से बने व्यंजन का स्वाद लेने के साथ काला नमक धान के बीज और चावल के स्टॉल से खरीदारी भी कर सकेंगे। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो काला, देखो इसमें काला नमक चावल तीनों हैं, तो इसमें एक्चुअली में है क्या? ये एक उच्च गुणवत्ता युक्त चावल की किस्म है, ठीक है। इसको याद रखिए, ये नमक नहीं है, ये चावल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है देश के 2 पासपोर्ट के सेवा केंद्र में होगी सभी महिला कर्मी। दो पासपोर्ट सेवा केंद्र को ऐसा बना दीजिए जहाँ के सारे जो श्रमिक होंगे काम करने, वो सब क्या होंगे? महिला कर्मी होंगे। और कब किया गया डिसीजन? 8 मार्च 2021। 8 मार्च 2000 को ही क्यों किया? 2021 को क्यों किया? क्योंकि 8 मार्च को क्या था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। तो उस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे क्या किया गया था? जो विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन हैं, ठीक है, मंत्रालय के प्रमुख पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के तहत 2 पासपोर्ट सेवा केंद्रों का अनावरण किया जहां सभी कर्मचारी महिलाएं होंगी, ठीक है। और कहाँ किया गया? 2, एक तो नई दिल्ली और एक केरल में, ठीक है। तो याद रखिए कहाँ किया गया? नई दिल्ली और केरल में। तो नई दिल्ली में कहाँ पे है? नई दिल्ली में RK पुरम में है, ठीक है। और केरल में जो है वो ये नाम है त्रिपुरनिथुरा कोचिन, ठीक है। त्रिपुरनिथुरा कोचिन केरल में है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं। उदयपुर विज्ञान केंद्र। अब देखिए ये क्या है? उदयपुर। अब उदयपुर कहाँ है? उदयपुर तो राजस्थान में है, लेकिन उदयपुर के जो विज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो त्रिपुरा में हुआ है, ठीक है। ध्यान रखिए ये त्रिपुरा में हुआ है, न कि राजस्थान में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस, ठीक है। रमेश बैस ने उद्घाटन किया त्रिपुरा के उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन, ठीक है। अब ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ये चलाया जाता है संस्कृति मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है ये कार्यक्रम, जिसमें विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने की योजना के तहत राज्य सरकारों को विज्ञान केंद्र सुपुर्द किए जा रहे हैं, ठीक है। राज्य सरकार को क्या विज्ञान केंद्र सुपुर्द किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि विज्ञान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ये जो है इसका नंबर क्या है? उदयपुर साइंस सेंटर का इसका नंबर है 22वां, ठीक है। तो नंबर भी याद रखिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क, ठीक है। कैटल क्या होता है? मवेशी से रिलेटेड है ये, तो इतना पढ़ के आपको पता लग जाएगा। तो सबसे पहले कहाँ हुआ है? ठीक है, सबसे पहले इस पार्क का जो निर्माण है वो तमिलनाडु में हुआ है,
ठीक है, तमिलनाडु में, उसको याद रखिए। और किसने किया है? एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइफ स्टॉक एंड एनिमल साइंस, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है, इसका शॉर्टकट भी होगा, हाँ ये रहा AIIRLAS, ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है पूरा, जिसको उद्घाटन किया है। कब किया उद्घाटन? उद्घाटन हुआ है 22 फरवरी 2021 को। किन्होंने किया है? तमिलनाडु के CM एडप्पाडी के पलानीस्वामी, ठीक है, ये इनका नाम है, वहाँ के जो CM है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और ये क्या है? 1100 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1100 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें 3 परिसरों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें प्रथम जो परिसर होगा उसमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त पशु चिकित्सालय है, ठीक है, तो ये पशु से रिलेटेड है, कैटल पार्क। तो याद रखिए कहाँ पे स्टार्ट हुआ ये? तमिलनाडु में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शहर के नाम में परिवर्तन। कौन से शहर के नाम को परिवर्तन किया गया? होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद अभी MP में है, और इसका नाम अब क्या रख दिया गया है? नर्मदापुरम, ठीक है, नर्मदापुरम रख दिया गया है। और नर्मदा नदी क्या है? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है, ठीक है, तो याद रखिए इसको भी आप लोग। और नर्मदा किनारे जो बसे हुए शहर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला, महेश्वर, ओमकारेश्वर, नरसिंहपुर और झाबुआ है ये, ठीक है, ये सब क्या हैं? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ आइकनों स्थलों में चयन की घोषणा, ठीक है, और अच्छा इसका चयन कौन करता है? जल शक्ति मंत्रालय। ये बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं, क्योंकि हमको ये तो याद होता है कि स्वच्छ आइकन में 12 प्रतिष्ठित शहरों को लिया गया है, ठीक है, सॉरी शहरों को नहीं, मतलब जो भी स्थान है उनको लिया गया, लेकिन ये किसके द्वारा किया गया? इसकी निर्णय किसने किया? वो किया जल शक्ति मंत्रालय ने, ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 12 प्रतिष्ठित आइकॉनों स्थलों को चयन की घोषणा की गई, और 12 स्थल कौन कौन से? यहाँ पे मैंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, देख सकते हैं कौन कौन सा है। यह है अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची स्तूप, ठीक है, MP में है, कुंभलगढ़ किला राजस्थान, जैसलमेर किला राजस्थान, और एक है रामदेवरा जैसलमेर, दिस इज़ ऑल्सो इन राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, रॉक गार्डन, ठीक है, चंडीगढ़, डल झील जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बाकी बिहारी मंदिर ये कहाँ है? मथुरा में है। और नेक्स्ट है आगरा का किला, ये कहाँ है? आगरा उत्तर प्रदेश, और एक कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं इनमें से कितने जगहों पे आप लोग जा चुके हो, तो जहाँ पे जाने को आपको ऐसा लगा हो कि वाकई में वो स्वस्थ आइकॉनिक स्थल है जिसकी वजह से इनको लिया गया है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, कि मैं तो एक तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में जा चुका हूँ, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर देखा जाए मैं आगरा का किला भी जा चुका हूँ, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। और तो शायद मैं कहीं नहीं गया, हाँ मैं और बाकी कहीं पे भी नहीं गया हूँ। अगर आप लोग कहीं गए हैं तो मुझे बताइए कमेंट करके कि कौन सी जगह इनमें से अच्छी है जिसको देखा जा सकता है। वैसे तो सारे जगह अच्छी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020। देखिए हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। क्यों, किसने कहा है? वो कहा है आर्बर डे फाउंडेशन ने, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। किसको दिया है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड? हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद एक बहुत ही अच्छा शहर है। अगर आप लोग हैदराबाद से अगर वीडियो के देख रहे हैं तो एक बार कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं एक बार हैदराबाद गया हूँ और मैंने देखा है कि हैदराबाद वाकई में बहुत अच्छा शहर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद और क्या है, हैदराबाद के साथ साथ विश्व के 51 अन्य शहर को भी सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है। इनमें से अधिकांश शहर अमेरिका, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में है। मतलब भारत का इकलौता शहर है हैदराबाद जिसको ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की घोषणा की गई है, ठीक है, मान्यता मिली है जिसको, इस शहर को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। 2019 में नेशनल अवार्ड की घोषणा हुई है, तो किसको क्या क्या मिला हम लोग देख लेते हैं। तो इसको दिया किसने? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने, ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की है। तो सबसे पहले देख लेते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 का जो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है वो मिला है मनोज वाजपेयी और धनुष को संयुक्त रूप में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है। मनोज वाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए और धनुष को फिल्म असुरन के लिए मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं मूवी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। धनुष की जो मूवी है असुरन, मैंने वो देखा हुआ है, ठीक है, और वो वाकई में बहुत अच्छी मूवी है,
मनोज वाजपेयी की जो भोसले पिक्चर वो मैंने नहीं देखा है, ठीक है, लेकिन उसको भी मैं जल्द ही देखूँगा अगर मेरे को मिल जाएगा कहीं से तो। ओके, और कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इनको किस मूवी के लिए दिया गया है तो ये आपको पता होगा, इनको मणिकर्णिका और पंगा मूवी के लिए कंगना रनावत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान, इनकी फिल्म का नाम है 72 हुरे, ठीक है। और ये याद रखिए ये हिंदी में है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ये पूछा जा सकता है 72 हुरे किस भाषा में है, तो याद रखिए हिंदी में है। उनके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विजय सेतुपति, ठीक है, और इनको किस फिल्म के लिए मिला था, सुपर डीलक्स, और सुपर डीलक्स किस में, तमिल में, ठीक है। तो विजय सेतुपति बहुत ही अच्छे एक्टर है, जो लोग मूवी देखते हैं उनको पता होगा, ठीक है, तो इनको मिला है सुपर डीलक्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी, फिल्म है द ताशकेंट फाइल, ठीक है, ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसको भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है छिछोरे, जो कि काफ़ी अच्छी पिक्चर है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट है बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म, ये है भूलन दमेज, ठीक है, भूलन दमेज छत्तीसगढ़ी फिल्म है और इसको मिला है बेस्ट छत्तीसगढ़ी फिल्म का अवार्ड, और ये मनोज वर्मा जी की फिल्म है। उसका नेक्स्ट है बेस्ट कोरियोग्राफी, ठीक है, तो बेस्ट कोरियोग्राफी की फिल्म है महाऋषि, ठीक है, महेश बाबू की पिक्चर है, ये काफ़ी अच्छी पिक्चर है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार किस किस को मिला है, देखिए 2019 का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, ओमान के सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद, ठीक है, तो इनको मिला है 2019 का गांधी शांति पुरस्कार। और ये कौन देता है, ये पुरस्कार ये देता है संस्कृति मंत्रालय, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय देता है गांधी शांति पुरस्कार। ओके, अब 2020 का जो ये पुरस्कार है, ठीक है, वो किनको मिला है, वो मिला है बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनको याद रखिए, इनको 2020 का ये अवार्ड दिया गया है। अब क्यों दिया गया है ये अवार्ड इनको, तो देखिए जैसे कि गांधी पुरस्कार है, तो जो गांधी के मार्ग पे चलेंगे उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाएगा। तो अहिंसक और अन्य गांधीवादी विचारों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको ये प्रदान दिया गया है। और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, इसकी पुरस्कार राशि है 1 करोड़ रुपए, ठीक है, तो पुरस्कार राशि आप लोग याद रखिए। उसका नेक्स्ट अवार्ड है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020, ठीक है। अच्छा, ये पुरस्कार युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार दोनों में ही दिया जाता है, और दोनों में ही इसका जो दिया जाता है अवार्ड, वो दिया जाता है 50,000 रुपये और एक ताम्र फलक दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, युवा पुरस्कार में जो नाम अवार्ड मिला है वो अंकित नारवाल को मिला है, और बाल साहित्य में ये मिला है स्वरूप राही को, याद रखिए ये हिंदी के लिए मिला है, अंकित नारवाल और स्वरूप राही, ठीक है, इनको युवा और इनको बाल के लिए, ठीक है। अब इनका जो बाल स्वरूप राही का जो रचना है हिंदी में, उसका नाम है संपूर्ण बाल कविताएं, ठीक है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी में मिला है। और अंग्रेजी में किनको मिला है ये है वेनिता कोल्हो, और इनकी रचना कौन सी है, डेड एज ए डोडो, ठीक है, ये इनकी रचना है, ये इंग्लिश में है। उसके बाद नेक्स्ट है उर्दू में है फ़ख्र ए वतन, ठीक है, फ़ख्र ए वतन मिला है उर्दू में, और किनको मिला है, हाफिज़ कर्नाटकी को अवार्ड मिला है, बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। कि अब हम लोग नेक्स्ट अवार्ड देखते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021। 2021 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किसको मिला है, तो देखिए बहुत सारे कैटेगरी मैंने लिखे हुए। तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है वो है पैरासाइट, इस मूवीज़ को दिया गया है दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसकी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर, ठीक है, ये अजय देवगन की पिक्चर है, आपने देखी होगी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो को मिला है वो है अक्षय कुमार को मूवी लक्ष्मी के लिए, ठीक है, ये बेस्ट अभिनेता का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण,
ठीक है, दीपिका पादुकोण को मिला है, मैं मूवी का नाम भूल गया कि किस मूवी के लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है अनुराग बासु, ठीक है, अनुराग बासु को मिला है और ये शायद इनको थप्पड़ मूवी के लिए मिला है, ठीक है, ये थप्पड़ के लिए मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री राधिका मदान, ठीक है, राधिका मदान को मिला है सहायक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। और क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो मिला है सुशांत सिंह राजपूत को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ है स्कैम 1992, जो कि हर्षद मेहता स्कैम के ऊपर है, ठीक है, वो आई थिंक आप सब नहीं देखी होगी, काफ़ी फेमस वेब सीरीज़ है। उसका नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वेब सीरीज़ को मिला है बॉबी देओल के, और बॉबी देओल को किसके लिए मिला है? आश्रम के लिए, ठीक है। और बेस्ट एक्टर इन कॉमिक रोल ये मिला है कुणाल खेमू को, और कुणाल खेमू की इस मूवी का नाम है लूट केस, जिसके लिए इनको बेस्ट कॉमिक रोल का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री, जो कि मिला है धर्मेंद्र जी को, ठीक है, तो इसको याद रखिए, आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री धर्मेंद्र। और नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इन इंडियन सिनेमा, वो मिला है चेतन भगत को, ठीक है। तो चेतन भगत को आप लोग आई थिंक जानते होंगे, नॉवेल्स लिखते हैं, ठीक है, इनके नॉवेल्स बहुत फेमस होते हैं। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन म्यूज़िक तो वो मिला है अदनान स्वामी को, मैंने यहाँ पे उनको इंक्लूड नहीं किया है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं जिनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आपको मिल जाएंगे वो। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं तक है। तो इसके अलावा मार्च में जितना भी मुझे लगता था जो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुए हैं वो मैंने कवर किए हैं अपने दोनों वीडियोज़ में। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।